खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात होगी आज हुए लोकसभा स्पीकर चुनाव की। सदन में हुए स्पीकर चुनाव के बाद वार और पलटवार की, साथ ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भी बात करेंगे और इसके अलावा आज की सियासत की बड़ी खबरों से भी करवाएंगे आपको रूबरू। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार सुबह हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। यह एनकाउंटर डोडा जिले के गंदो इलाके में बुधवार की सुबह शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया। नीट पेपर लीक के सीबीआई की टीम अब पहुंची एसबीआई बैंक, कईयों से की पूछताछ, मिले अहम सुराग। नीट पेपर लीक केस, नीट यूजी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इस बीच सीबीआई की टीम अब एसबीआई बैंक पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की, साथ ही वहां लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। सीबीआई की टीम ने यहां रुककर करीब 4 से 5 घंटे जांच की और अकाउंटेंट वीरेंद्र मुंडा से भी जानकारी ली। रेवाड़ी में बड़ा हादसा, जिंदा जलकर 4 लोगों की मौत, 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद फैक्ट्री में सन्नाटा छाया हुआ है। उधर मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है डिजी यात्रा का दायरा। यूरोपियन एसआईटीए में एशिया प्रशांत के अध्यक्ष सुमेश पटेल ने कहा कि हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक आधारित डिजी यात्रा भारत में यात्रा प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में सुविधा और मदद करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। आईटी कंपनी जो विमानन उद्योग को प्रौद्योगिकी और दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। शुरुआती झटकों से उबर फिर नई ऊंचाइयों पर बाजार। सेंसेक्स 650 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,850 के पार। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 620.73 0.79% अंकों की मजबूती के साथ 78,674.25 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 147.50 0.62% अंकों की मजबूती के साथ पहली बार 23,850 का स्तर पार कर 23,868.80 पर पहुंच गया। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 4% की बढ़त आई। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रिपोर्ट्स की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वायरल मुद्दे से आपको रूबरू करवा देते हैं। ये फोटो देखिए। ये फोटो देखकर आपको लगेगा ये तो 2 फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये केवल फिल्म स्टार्स नहीं बल्कि 2 सांसद हैं, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल 18वीं लोकसभा में आपको बहुत दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा ही नज़ारा हाल ही में देखने को मिला, जहां सांसद कंगना रनौत की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संग हाथों में हाथ डाले संसद पहुंची। चिराग संग उनकी हंसी ठिठोली देखकर हर कोई ये सोचने को विवश है कि आखिर दोनों के बीच क्या पक रहा है।
अब आपको बता दें कि कंगना की तरह चिराग पासवान भी एक्टर से राजनेता बने हैं। चिराग ने साल 2011 में फिल्म मिले ना मिले हम से डेब्यू किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के तौर पर चिराग पासवान थे, जबकि इसकी लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत थी। इस फिल्म के बाद चिराग ने फिल्मों से नाता तोड़ राजनीति से नाता जोड़ लिया था। वहीं कंगना लगातार फिल्में कर रही थी। फिल्म के सेट पर कंगना और चिराग की पहली मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता था। अब फिल्मों के बाद चिराग कंगना राजनीति गलियारे में मिले हैं, जहां दोनों की केमिस्ट्री को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। गहमागहमी के बीच आज आखिरकार लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव हो गया। जी हां, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान आज नए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को दोबारा लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। उन्हें ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया, जिसका विपक्ष ने भी विरोध नहीं किया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक ले गए। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि स्पीकर का चुनाव मत के आधार पर होगा। विपक्ष ने भी ओम बिरला के सामने अपने नेता के सुरेश को मैदान में उतारा था। दोनों ने बीते दिन नामांकन भी किया, लेकिन आज चुनाव के दिन सर्वसम्मति से और ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए चुन लिया गया। ऐसे में ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से स्पीकर चुना गया। बताते चले कि एनडीए ने राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो चुनाव जीत चुके हैं। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने केरल के मवेली कारा से 8 बार सांसद कोडी कुन्निल सुरेश को मैदान में उतारा था। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा, लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनि मत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और इसे मान लिया, जिसे देख एनडीए भी हैरान रह गया। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। आपको बता दें कि कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले वो दूसरे शख्स हैं। उनसे पहले कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ 9 सालों तक स्पीकर रहे थे। गौरतलब है कि ये जानकारी पहले ही सामने आई थी कि विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अगर ध्वनि मत से चुनाव परिणाम आ जाता है तो उसे मान लिया जाएगा। दरअसल कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। बैठक में रामगोपाल यादव और कुछ अन्य नेताओं ने ये प्रस्ताव रखा था। नेताओं का कहना था कि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन के कुछ सांसद गैर हाजिर भी रहेंगे। ऐसे में अगर वोटिंग हुई तो इंडिया गठबंधन की संख्या और कम दिखेगी, जबकि एनडीए संख्या बल में बेहद मजबूत दिखेगा। इसी के चलते विपक्ष ने चुनाव की मांग नहीं की और ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए स्वीकार कर लिया। इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण पास कर लिया। वहीं नए स्पीकर बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद ओम बिरला को बधाई देते नजर आए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आज सदन की महफिल लूट ली। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल जब ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए तब उनको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बधाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बधाई के साथ साथ परोक्ष रूप से सरकार पर वार भी किया। यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला को ही नसीहत दे डाली। फिर क्या था, सदन में पीएम मोदी के हनुमान हो और विपक्ष को जवाब न मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांसद चिराग पासवान की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने खड़े हुए और साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को लपेट लिया और मुंह तोड़ जवाब दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट। संसद की पहली परीक्षा में मोदी सरकार पास हो गई है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। वहीं ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा स्पीकर बन गए। संसद सत्र के तीसरे दिन यानी आज पीएम मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश ने ओम बिरला को बधाई दी। राहुल और अखिलेश ने बधाई के साथ परोक्ष रूप से सरकार पर वार भी किया। पर जब मोदी के हनुमान के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने एक साथ यूपी के 2 लड़कों को लपेट लिया। जी हां, चिराग पासवान ने बगैर नाम लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष को जवाब दिया। विपक्ष चिराग पासवान ने यहां तक
कह दिया कि अगर आप सत्ता पक्ष से बेहतर आचरण की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही आचरण दिखाना होगा। चिराग पासवान ने अपने बयान में राहुल गांधी की उस मांग की ओर इशारा किया जिसमें उन्होंने सरकार से डिप्टी स्पीकर पद मांग की थी। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने अखिलेश को भी बिना नाम लिए टारगेट किया। अखिलेश ने लोकसभा स्पीकर से विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने की बात कही थी। पहले तो आपको सुना देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा बोला क्या था कि पीएम मोदी के हनुमान को देना पड़ा मुंह तोड़ जवाब। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इतना बोलना भर था कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले सांसद और मंत्री चिराग पासवान खड़े हुए और यूपी के 2 लड़कों को जवाब दे डाला। जब चिराग पासवान सदन को संबोधित कर रहे थे और विपक्ष की आलोचना कर रहे थे तब उनके पीछे बैठे गिरिराज सिंह गदगद नजर आए। चिराग के आचरण वाली नसीहत पर गिरिराज सिंह तो मेज थपथपाने लगे। चिराग पासवान ने मुंह तोड़ जवाब में क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहां पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। अब देखा जाए तो स्पीकर पद पर चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सरकार से डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी। चिराग ने उसी संदर्भ में सदन में ये बात कही। वहीं आचरण वाली बात अखिलेश के बयान के संदर्भ में थी। अखिलेश ने कहा था कि सदन आपके इशारे पर चले, ना कि इसका उल्टा हो। हालांकि ये तो अभी सदन की शुरुआत है, ऐसे में अभी की स्थिति को देखकर ये समझा जा सकता है कि अगर शुरुआत ऐसी है तो फिर आगे सदन की कार्यवाही कितनी रोचक होने वाली है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संसद में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में विपक्ष के करारे सवालों का जवाब किस अंदाज में सत्ता पक्ष देगा, इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते रह गए। जी हां, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड की मांग की, जिसे जस्टिस अमिताभ की बेंच ने स्वीकार कर लिया है। अब केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद तबियत बिगड़ने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट से ही सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और इसके बाद उनका शुगर लेवल सामान्य से कम हो गया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने के बाद उन्हें चाय और बिस्किट के लिए कोर्ट रूम से बाहर ले जाकर दूसरे रूम में बैठाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी केजरीवाल को आज सुबह तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया गया।
सीबीआई ने कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण ये था कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया। जाहिर है सीएम केजरीवाल को पहले निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में ईडी दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, जहां हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, वहीं अब सीबीआई ने केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाला विषय हो। तो ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज राजनीति में और क्या कुछ हुआ खास, वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। कात्याल 11 नवंबर 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था उनको। वहीं आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। इसके अलावा लोकसभा में शपथ लेने के बाद कई डीएमके सांसदों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सराहना की। कुछ सांसदों ने उदयनिधि को अपना भविष्य भी कहा, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की। सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू के समक्ष शिकायत दर्ज की है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। संसद सत्र चल रहा है, लेकिन इसके इतर बहुत से काम हैं सरकार के पास, जिसको इस बार करना ही होगा। नई केंद्र सरकार को खेतों पर चांद लटकाने, हवाओं को गति देने और फुदकते पत्थरों को पंख देने जैसे बड़े काम छोड़कर छोटे छोटे लेकिन जरूरी काम सबसे पहले करने चाहिए। इन जरूरी कामों में सबसे पहला काम प्रतियोगी परीक्षाओं की खोई हुई साख लौटाने का हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लाखों बच्चों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है, उनके पेरेंट्स की चिंता भी इसी से मिटेगी। नीट का झमेला चल रहा है देश भर में, कहीं से पर्चा लीक होने के भेद खुल रहे हैं, तो कहीं ओएमआर शीट में गड़बड़ी के नमूने आ रहे हैं। ग्रेस मार्क्स का भेद अब तक खुल नहीं पाया है। दुविधा यह है कि जो बच्चे इस पर्चा लीक का लाभ ले चुके या जिन्हें ग्रेस मार्क्स का फायदा मिला, तो वे संख्या में बहुत कम हैं। ज्यादातर बच्चे तो वे हैं जिनकी धांधली के इस पूरे घटनाक्रम से कोई वास्ता ही नहीं है। असल परेशानी इन्हीं बच्चों की है। वे अपने ही वजूद की आंच के आगे खड़े होकर तप कर रहे हैं। इस परेशान कर देने वाली घड़ी में साफ सुथरी और साख वाली परीक्षा प्रणाली ही अब लाखों बच्चों और उनके माता पिता को तसल्ली दे सकती है। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है और ना ही हो सकता है। परीक्षा प्रणाली की साख को बनाने और बनाए रखने में तो सरकार के गठबंधन साथियों की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, इसलिए ये काम जल्द से जल्द होने चाहिए। अब मुझे दें इजाजत आज के इस विचार के साथ। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से।